ठीक है, चलिए मुक्तिबोध के बारे में पढ़ते हैं। मुक्तिबोध इनका उपनाम है, गजानन माधव नाम है इनका। जन्म 13 नवंबर 1917 सोमपुर ग्वालियर एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, ये इनकी रचना का नाम है। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल यानी भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनके रचनाएं यानी इनके कहानी संग्रह है दो अच्छे। काट का सपना, काट का मतलब है लकड़ी, लकड़ी का सपना। विपत्र, ये इनका विपत्र बहुत कहते हैं अच्छा कथा साहित्य है। सतह से उठता आदमी, ये इनके 3 कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, यानी कामायनी एक पुनर्विचार, ये इनका क्या लिखा हुआ है, एक जिनको कहते हैं मतलब आलोचना के दृष्टिकोण से लिखा हुआ। वैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद ने 1934 से 35 में लिखा। ठीक है, उनका बहुत अच्छा काव्य है वो, कामायनी पढ़ोगे कभी। उसके अंदर उर्मिला का जो विरह है वो बहुत फेमस है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला उसका विरह है, वो उन्होंने बहुत गहराई से लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। तो कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। चलिए, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिरी रचना क्यों के नाम से, उसके बाद में समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये इनकी आलोचना। आलोचना का मतलब होता है जो अपने चारों साहित्य लिखा जा रहा है उस साहित्य के संदर्भ में अपनी टिप्पणियां करना। फिर है इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी रचना है, भारत के इतिहास और उसकी संस्कृति के विषय में। निधन 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में, यानी इनका देहांत है कब होता है, 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली, यानी बहुत कम साल जीते हैं, 47-48 साल ही इनका जीवन है, बहुत कम साल। 14 इधर 17 घटा दो, 3 फिर बचते हैं, यानी फिर 47 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। इनकी जो लाइनें हैं कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पल्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यानी ये इनकी दो लाइनें हैं, बड़ी फेमस है कि हमारी हार का बदला चुकाने के लिए अगर हम संकल्पित है, अगर हमारा कुछ संकल्प है तो फिर उसके लिए रक्त पलावित यानी रक्त से भीगा हुआ आदमी आएगा, यानी संघर्ष करते हुए कह रहे हैं हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, यानी ये सारी चीजें हमारे हृदय के अंदर है, हमारे हृदय से बाहर निकलेगी और एक प्रकार से मतलब गुप्त शक्ति जैसे बात प्रकटीकरण होता है वैसे प्रकटीकरण होकर के और प्रकट होकर विकट हो जाएगा। विकट का मतलब बहुत संघर्षशील या कठिन परिस्थिति से जूझने के लिए। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प कर्मा कवि, यानी किसी प्रकार की अगर हार भी तो उसका भी बदला चुकाना। बदला चुकाने का मतलब है जैसे एक बार हार के दोबारा जीत करके उसका बदला होगा, इस प्रकार से। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता, यानी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, जैसे आजकल आपकी सुविधाएं आराम से मम्मी ये ला दो, पापा ये ला दो, ये कर लो, वो कर लो है, और कुछ नौटी बच्चों की तरह घर में बैठे उल्टी पलट करते रहते हो, मोबाइल आ गया है, पूरे दिन वीडियो बनाओ मस्त रहो, तो ऐसी समस्याएं इनके यहाँ इससे ज्यादा थी। बहुत बड़ी विषमताओं में इनका जो समय है वो बीता है। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी, 20 साल की छोटी उम्र में बड़नगर एक स्कूल है उसमें मिडिल स्कूल, उसमें मास्टरी की यानी बच्चों को पढ़ाने का काम। देखो समय से पहले कौन कमाने लगता है, जिसने वास्तव में अभाव देखा, उसको पैसे की वैल्यू नहीं पता, जिसको पता है वो एक एक रुपए के लिए तरसा है ना, वो समय से पहले कमाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि किस पैसे की वैल्यू क्या है। मैंने ऐसे ऐसे नौजवान देखे हैं 40-50 साल के हो गए और अभी भी घर वालों के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, और ऐसे लोगों को भी देखा है 10th करता हुआ बच्चा भी साथ में मजदूरी कर परिवार चलाता। दोनों तरह के लोग मिलते हैं, संसार बड़ा सागर है, सांसारिक मोह माया है, अलग अलग भांति भांति के यहाँ लोग मिलते हैं। ऐसे लोग, इनका भी जीवन संघर्ष में आया था, ये भी पूरे जीवन में क्या है संघर्ष करते रहते हैं। फिर है तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, बंबई, बैंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंदर मैं यहाँ जाके आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया, यानी कहीं मास्टरी का काम किया, कहीं पत्रकार, आजकल घूमते न्यूज इकट्ठे करने वाला है, राजस्थान पत्रिका से बोलो आपका क्या भी होता है, माइक आगे रख देना वैसे, ठीक है। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी, किताबें लिखने का भी काम किया। क्यों? क्योंकि जिसने संघर्ष देखा है उसको पता है कुछ न कुछ काम करना उसकी मजबूरी होती है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी घर गृहस्थी चलना टेढ़ा काम हो जाता है। छायावादी स्वच्छंदतावादी कविता के बाद नई कविता आई तो मुक्ति
मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। नई कविता का समय क्या है? तो नई कविता का समय तो छायावाद का समय है 1918 से लेकर के 1940 के समय छायावाद, फिर प्रगतिवाद, ये तो यानी 1950 तक का जो टाइम है, इसके बाद का जो समय है वो नई कविता। 1960 के बाद जो कविताएं आई उसको हम क्या बोलते हैं? साठोत्तरी कविता, यानी 60 के बाद की कविता। तो 1950 और 60 के बीच की जो कविताएं हैं उन कविताओं में ये प्रमुख कवि गिने जाते हैं। अगुआ, अगुआ का मतलब होता है आगे लेकर के चलने वाले, यानी नेतृत्व करने वाले कवियों के अंदर इनका स्थान है वो आता है। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने इनकी कविता को आम पाठ्य के लिए कठिन बनाया। ये मराठी में भी लिखते थे, अच्छी पकड़ थी, तो लंबे लंबे वाक्य लिखते थे। जैसे संस्कृत में लंबे श्लोक होते हैं, कई सारे पढ़ ही नहीं पाते, फिर कहते ऐसे करने शुरू करते। आपने देखा कि आप पढ़ते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं भारत, वो ये वाक्य अभी इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन के नीचे दे रखा सारा अक्षर। अब इसको कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, बड़ी समस्या है ना। जैसे सरस्वती की प्रार्थना होती है, या कुंदेन तुषार हार धवला, या कुंद, अब उसमें तो वो एक लाइन में लिखा, पता नहीं कहाँ रुकना है कहाँ उठना है। या कुंदेन तू या, तो मतलब रुकना कहाँ है तो हर कोई को मालूम नहीं। इसलिए अचानक अगर कोई नया पढ़ेगा फिर वो एकदम उबासी पर लगेगा उसको। लेकिन उनमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, यानी भावों से लिखते थे, ऊर्जा से लिखते थे। जैसे कोई नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब था प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक। जैसे प्रकृति का सौंदर्य आजकल लोग जाते हैं ना, कोई माउंट आबू जा रहा है, कोई उट्टू जा रहा है, कोई कुल्लू जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई उत्तराखंड जहां भी जा रहे हैं, जहां भी जिनकी इच्छा हो जाए, अपने को क्या करना। लेकिन फिर भी तो वैसा अतः स्रोत जो कभी चुकता ही नहीं, चुकते का मतलब था जो कभी खत्म नहीं होता, यानी ऐसे भाव थे प्रकृति जिस प्रकार से खत्म नहीं हो, पढ़ने वाले को भी ऐसे लगता था आज तक इनके भाव समाप्त नहीं होती, इतना अच्छा लिखते थे ये नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग, यानी और भी मतलब तेजी के साथ और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार, फैंटेसी का मतलब होता है अनुमान टाइप लगाना, कि फैंटेसी एक प्रकार की रचना होती है, मतलब अनुमान लगाना, या अपनी ये मान सकते कोई जिसके बारे में अपने माइंड के अंदर एक किसी की इमेज सेट हो जाती है, यानी अपन जैसे किसी का ये हो रहा है तो उसको वाक्य को सुनने के बाद अपने माइंड के अंदर जो एक प्रकार की इमेज सेट हो जाती है, फैंटेसी प्रकार से, ठीक है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय है। यानी इन्होंने आलोचना, देखो आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना का मतलब ये होता है कि जैसे जब ये 1950 के अंदर जी रहे थे, उनके समय में 4 लेखन और थे, और 4 लेखन और थे। अब चारों लेखकों ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है। अब ये क्या करते थे, इन्होंने इसकी पुस्तक पढ़ी और इसकी पुस्तक पढ़ी, इसकी पुस्तक पढ़ी, इन चारों की पुस्तकें पढ़ी, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, अपनी पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में लिखा कि इसने यहाँ गलती की, इसको ये ठीक करना चाहिए, इसने यहाँ गलती की, ये होना चाहिए, इसने ये। तो मतलब इस प्रकार से गलतियों को बताना, आलोचना करना। आलोचना मतलब उसके अच्छी बातों को भी बताना और उसकी जो कमियां हैं उनको भी बताना, तो वो एक प्रकार की आलोचना होती है। तो इन्होंने ज्यादातर बड़ा अंश है वो आलोचनात्मक लेखन के अंदर किया, इसलिए इनकी कहानी संग्रह अपन देखें 2 ही है। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, तो राजनीति के ऊपर मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य, इसके चारों तरफ देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह, ये कवि थे, के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों से भरी, संकेतों मतलब इशारों से, मतलब इशारे में क्या है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जिज्ञासाओं से अस्थिर, मतलब जिज्ञासा क्या हुआ होगा, अच्छा ऐसा हुआ होगा, मतलब अंदर से एक भाव उठता हुआ। कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है, हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपनों को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानते हैं। यानी ऐसी इनकी रचना वगैरह जो ऐसे लगता है कि वो हमें ही कुछ, हमें ही अपना कुछ है वो सुनाने का प्रयास है वो कर रही है। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कविताएं लिखी इन्होंने,
इन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा। ये कविता एक प्रमुख है, जो छोटी से छोटी यही है, बाकी बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी है। जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है, मतलब जो भूरी भूरी खाक धूल के नाम से एक पुस्तक है, उसके अंदर ये कविता उसके अंदर इंक्लूड है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकार। एक तो स्वीकार मतलब सामने वाला आपसे मजबूत है, मजबूरी पे स्वीकार कर दिया, और एक होता है सहर्ष यानी अपनी गलती को बिल्कुल चला के मानना, बिल्कुल साहब मेरे से गलती हुई है, मैंने ये किया, ये मैं मानता हूँ। तो वो चला करके मानना नहीं, जब सामने वाला अपने को थोप दे वो मानना, दोनों अलग अलग होते हैं। यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख संघर्ष अवसाद, यानी जीवन के अंदर किस प्रकार के सुख आए, किस प्रकार के जीवन के अंदर अवसाद यानी दुखी के दिन आए, किस प्रकार की मुसीबतें आई, उठा पटक सभ्य भाव से अंगीकार करने की, यानी जीवन में डरना नहीं चाहिए। कभी सुख हो तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, दुख हो तो ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन की स्थिति है सदैव एक सी कभी भी नहीं रहती। ये जो जीवन की स्थिति है ये सदैव एक सी रहने वाली कभी भी नहीं है। सदैव ये स्थितियां है, ये क्या है, बदलती रहती है। इसीलिए जीवन के अंदर सदैव क्या रहे हो, मस्त रहो, जो हो रहा है उसको स्वीकारो, ईश्वर की नियति मानो, और ये कहो कि चलो हम इस मुसीबत से भी संघर्ष करेंगे, इससे भी हम लड़ेंगे और सफलता को प्राप्त है वो कर लेंगे। ठीक है। कवि को जहां से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस तक भी हमको ले जाती है, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की ऐसी सहजता, एकदम व्यवहारिक रूप से के चलते उसको स्वीकार किया, कुछ इस तरह स्वीकारा और आत्मसात करने का मतलब अपनाना किया था कि आज तक सामने नहीं भी है और भी आसपास उसके होने का एहसास, सामने नहीं भी है और उसके आसपास होने का एक एहसास भी है। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर जो तुम्हारा एक खिलता हुआ चेहरा है, यानी ये मानना है, कभी का मानना है, कभी कुछ भी मान सकता है। मुस्कुराता चांद आज यूं, मुझ पर यूं तुम्हारा खिलना हुआ चेहरा। आप आजकल आप सुनते ही हो, बड़े अच्छे आपको जानते ही कि वर्तमान समय के अंदर जो विषमताएं हैं वो बड़ी टेढ़ी टेढ़ी है, लोग पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं, ठीक है, अपनी विषमताएं हैं। चूंकि अलग अलग विषय होता है तो उस विषय में अलग अलग बातें होती है। एहसास अपलावनकारी होता है। अपलावनकारी का होने का मतलब होता है जो अपने आप में पूरी तरह से डूबो ले, और कविता का मैं उसकी भावपूर्णता के निजी पक्ष से उतरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है। मैं का मतलब होता है अपनापन, जब कवि लिखता है ना वहां पर वो फिर कहता है कि पूरी तरह से उसे अपनाने के लिए, उसको अपने आगोश में लेने के लिए, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व, बृहत्तर का मतलब होता है एक बड़ा विस्तृत विश्व, विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगा। गुत्थियां का मतलब होता है जो संकट आते हैं या फिर जो कहते हैं ना समस्याएं आती है उनको सुलझाने का प्रयास कर देगा। वह दिवंगता माँ, यानी जो उसे छोड़ करके चली गई है पत्नी, बहन, सहचरी, सहचरी का मतलब होता है प्रेमिका, कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा, यानी प्यार की जब गर्मी मिलती है ना, जब देह में अग्नि सिखासी उद्दीप्त होती है, देह का मतलब था तड़पना किसी की याद में, पहले तो मुटर मुटर कर लेते हैं, फिर वो तेरी याद में रात भर में रोता हूँ, सनम न सो पाता हूँ, वो वाली स्थिति होती है ना कि आईने से अपना हाल पूछते हैं, अब वो मुस्कुरा दिया करता है, सीख रहा हूँ तुमसे ऐसा हुनर, मैं दिल का हाल छुपा लिया करता हूँ, लाल आंखों को काजल के पीछे, आंसुओं को कभी जुल्फों के पीछे, कैसे भी हो ना हो बस तेरी सूरत को याद कर लिया करता हूँ। चलो, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता, निसंगता का मतलब होता है, मतलब जिसके अंदर ऐसे लगता है कि बस वो मेरे पास है, ये एकदम से जरूरी हो जाती है और वो चाहने लगता है, मतलब उसको लगता है बस जिंदगी में वही है, ईच अदर, एक दूसरे की। मोह मुक्ति, मोह मुक्ति का मतलब है सबसे मुक्त हो, चाहने लगे हैं कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित है कि चांद जरा सा ओट ले लो, कहता ना चांद की चांदनी में यूं वो पायल और चूड़ियों को खनका करके आई थी, देख करके उसके चेहरे पे सजदे पे यूं सलाम झुक करके आई थी, बड़ी मासूमियत थी उसके होठों पे, जब उसने धीरे धीरे मुस्कुरा करके मेरा नाम पुकारा था, इश्क के ख्वाब पड़े थे उसने मेरे साथ और फिर मैंने इश्क का पैगाम छोड़ा था। तो चांद है, अपने आप में कुछ भी कर सकता है। अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़ेगी। अब फिर क्या, कभी ऐसी
यादों के अंदर तड़प, वो पूरी तरह से तड़पता है अंदर से। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है, फिर कह रहा है कि जब आदमी सहन करना सीख जाता है ना, कि ये जिंदगी, फिर कह रहा है, ये जिंदगी मेरे साथ चल, अब एक नई कहानी लिखते हैं, छोड़ अब किसी के आने की उम्मीद, अब तलाश खुद की करते हैं। फिर वो मतलब कह देता है, यार कोई नहीं आएगा अपने लिए, कौन आएगा, चल अब कुछ नया करते हैं। सर एक चलिए, ममता के बादल की मंडराती कोमलता जो कि भीतर पिराती है। पिराने का मतलब है भीतर से, यानी माँ का जो प्रेम होता है वो सदैव आदमी के हृदय में, आदमी चाहे बुढ़ा भी हो जाएगा ना, अगर जिस दिन उसको दुख हुआ प्रेम में, उसको सबसे पहले जो प्रेम याद आएगा वो माँ का प्रेम याद है, पत्नी का, बेटों का प्रेम बाद में याद है। भले व्यक्ति बुजुर्ग है, उसकी माँ जीवित नहीं है, लेकिन अगर उसको कहीं कष्ट पहुंचता है तो उसको वही अपनी माँ का प्रेम याद आता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, उसको ऐसे लगता है जैसे उसकी माँ उसको दुल्हार रही है। दृढ़ता और तजनता, कठोरता भी बड़े मानव मूल्य है। दृढ़ता का मतलब मजबूती, तजनता का मतलब छोड़ने का साहस। इसलिए भूल जाना भी एक कला है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं। मतलब कोई भी देखो, ज्यादा प्रेम भी अच्छा नहीं था, फिर देवदास बन के घूमना पड़ता है, और ज्यादा परशुराम की तरह बनना भी अच्छा नहीं होता। आपने पढ़ा था 10वीं कक्षा के अंदर ये पढ़ा था, राम लक्ष्मण परशुराम सवाल है, मात पिता और रहे भय नहीं के, अब गुरु रण राज सोच बढ़ जी के। तो वो वाली स्थितियां हो जाती है। हर समय की भावाद्रता भी कमजोर होती है। अब भावों के अंदर कोई आदमी बह जाता है, कभी कभी भाव आ जाता है, फिर आदमी की ऐसी कम कैसी हो जाती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, मतलब ज्यादा प्रकाश होता है ना, आंखों में दिखना बंद होता है। तो ऐसे किसी चीज की अति होती है तो हम उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो देख नहीं पाते हैं। किसी की सुंदरता के ऊपर ज्यादा मोहित हो जाते हैं तो उसके गुण नहीं देख पाओगे। इसलिए किसी हद तक वरेण और अंधेरे भी स्मृति का अंधेरा है। वरेण, वरेण का मतलब आप ये मान के चलो एक एहसास जो प्रकार से अपन कह सकते हैं, आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना भी मुश्किल हो जाए। अब अगर वो याद करता चले उस दिन मेरे को मिली थी, कहा आऊंगी अभी भी, तो पूरे दिन टेंशन में रहेगा। वो कह रहा चलो एक नई कहानी लिखते हैं, नए रास्तों पे चलते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसका, फिर तो वो कहता ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, संस्कृत का एक श्लोक है। ठीक है ना, सबका भला हो, संसार का हुआ। यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताल अंधेरे की गुफाओं में डूबना। पाताल अंधेरे की गुफाएं जिसको प्रेम को कहा गया है। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। भूलना दंड है, लेकिन फिर भी मानो कि पुरस्कार है और मुझे मिल गया। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। विस्मृति घटित यानी पूरी तरह से भुला नहीं पाते हैं। यादों का धुंधलता वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी है करीबी चादर, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में, यानी हमारे हृदय को एक यादों का रहता है। कभी हम कुछ चीजों को भूल जाते हैं, कुछ को हम नहीं भूल पाते, कुछ को थोड़ा भूलते हैं, कुछ को बिल्कुल भी नहीं। तो एक ताना बाना रहता है और हमारे सदैव ऊपर रहता है कि जीवन का निष्कर्ष यही है कि किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई। मतलब हमें सब स्वीकार करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते नहीं मैम तो बस मन तो ऐसे राय से प्रेम किया तो मुझे तो चाहिए, सलमान खान ने किया तो नहीं मिली, हमारा बेटा है और वो शादी करके आराम से बैठा है अभिषेक बच्चन। तो वो यानी एक जगह आप स्थिरता नहीं दे सकते। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह है कौन, मतलब ऐसा कौन है। तो कभी किसके दिवगंता माँ या प्रिया, प्रिया का मतलब होता है चाहने वाली जिसकी मृत्यु हुई, या फिर माँ। बृहत्तर जीवन, बृहत्तर जीवन का मतलब जीवन आदमी का बहुत बड़ा होता है, 50 60 70 साल बहुत ज्यादा होते हैं। जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता है, ईश्वर से निरपेक्ष है, ईश्वर से अलग होता है, वह भी उतना ही सर्वव्यापी और अप्लावनकारी होता है। अप्लावनकारी मतलब भीगा हुआ, जितना कबीर के राम हो वर्ड्स वर्थ की मात्र बना प्रकृति है। कबीर ने कहा ना, राम कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खीर, ना खाओ दोस्ती ना खाओ। तो यानी कबीर जितना ईश्वर को मानता है, प्रेमी के लिए भी वो उतना ही होता है। और प्रेमी अपने अपना किसको माना, प्रेम करने वाले, या तो मां से प्रेम कर रहा है या फिर प्रेमिका से। या बुद्धि न भी सुलझे तो ही कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विहलता। अगर ये बुद्धि नहीं सुलझे तो भी कविता मर्म स्पर्शिता का मतलब होता है कि सामने वाले के हृदय को स्पर्श करने की क्षमता, और द्वंद्व विहलता मतलब ये करो वो करो ऐसा करो इसमें इसमें ऐसे, इन दोनों के बीच की स्थिति। और उसके अंदर भाव विहलता मतलब थोड़ा सा ये पागलपन टाइप का एक भावना के कारण उतनी संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौंपने का लागे है मोर, यानी तेरा है वो तेरा है, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं
ऐसा निहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। इस प्रकार की बातें आधुनिक साहित्य में कम मिलती है। तो ऐसी एक ही कविता है सहर्ष स्वीकारा। वो कह रहा है मेरे जीवन में मुसीबतें आई, माँ का प्रेम आया, पत्नी का प्रेम आया, बहन का प्रेम आया, भाई का प्रेम आया, सबका प्रेम आया, पुत्री का प्रेम, जहां जिस समय जो मिला मैंने उसको सहर्ष स्वीकारा है। तो उसके विषय में लिखी गई और अच्छी खासी है। ठीक है।